नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं एक बार फिर विपिन भट्ट तो लेकर हाजिर हैं। आपका मनपसंद शो जो कंज्यूमर अवेयरनेस का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर तरीके से आपको अवेयर रखने की कोशिश करता है। आप जितना अवेयर, उतने सशक्त, उतने एक्टिव, उतना फायदा। चलिए आज बहुत डायरेक्टली कंज्यूमर रिलेटेड बात करेंगे। कस्टमर केयर नाकाफी, राइट टू रिपेयर की बाकी। राइट टू रिपेयर कई बार बातचीत कर चुके हैं हम इस शो के ऊपर। हालांकि अभी कंसेप्ट धीरे धीरे सीक इन कर रहा है इंडिया के अंदर। आप दूसरे देशों में देखा जाता है राइट टू रिपेयर यानी आपके पास जो भी सामान है, आप एक कंज्यूमर है और आप जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं या खरीदते हैं उसकी रिपेयरिंग का राइट आपके पास होना चाहिए। इसके मायने क्या हुए कि आपने मसलन कोई एक समझ लीजिए फ्रिज खरीदा और 2 साल बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। आपने कंपनी को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि भाई ये मॉडल तो हमने बंद कर दिया, इसका हैंडल तो हमारे पास नहीं, इसकी ट्रे हमारे पास नहीं, इसका XYZ कंपोनेंट हमारे पास नहीं। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। राइट टू रिपेयर बहुत हद तक आपको ये हक देता है कि कंपनी अगर कोई चीज़ आपको बेच रही है तो एक पर्टिकुलर पीरियड तक उसकी सारे पार्ट्स, उसकी रिपेयरेबिलिटी, उसकी तमाम चीज़ें उसे इंश्योर करनी पड़ेगी। तो ये धीरे धीरे भारत में पहल शुरू हुई है। बाकायदा इसके लिए एक पोर्टल बना है। नियम कायदे कानून अभी उतने शायद स्पष्ट और सख्त नहीं है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। आज बात क्यों कर रहे हैं? आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें RI नाम का एक नया शब्द जुड़ा है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ और चीज़ें साथ में बताता हूँ और फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि एज ए कंज्यूमर यह आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है और क्या नया डेवलपमेंट हुआ है और उसमें आपके लिए क्या फ़ायदा है। एज ए कंज्यूमर आप कैसे एम्पावर होंगे उससे। आइए चलिए देखते हैं। तो राइट टू रिपेयर के अंदर क्या नया आया? रिपेयरिंग की रेटिंग कंज्यूमर अफेयर विभाग की पहल है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ही इस पूरी राइट टू रिपेयर मुहिम को या इस सिस्टम को संभाल रहा है अपने पोर्टल के थ्रू। और अब वो क्या लेकर आए हैं आपके लिए? वो कुछ लेकर आए हैं RI नाम की चीज़। RI मतलब रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स पर एक रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। अब ये रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? उसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज़ अगर है तो उसकी रिपेयरेबिलिटी कितनी है। मान लीजिए कि अगर उसकी रिपेयरेबिलिटी आप स्टार रेटिंग के हिसाब से 5 माने, मतलब वो रिपेयरेबल है, उसमें सब मिलेगा, पार्ट्स मिलेगा, सर्विस मिलेगी, सब कुछ एक ड्यूरेशन तक। और रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स पर अगर वो पीछे है तो समझ लीजिए कि अगर वो ख़राब हुई तो उसको रिपेयर कराना मुश्किल होगा। सरकार को सौंपी RI पर एक रिपोर्ट। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसी होती है कि आपने फ़ोन खरीदा, टीवी खरीदा और कंपनी कहती है कि भाई इसका ये पर्टिकुलर स्क्रीन जो है, जो कि टीवी का 90% कंपोनेंट है, तो रिपेयरेबल ही नहीं है, पूरा का पूरा रिप्लेस होगा। कीमत ऑलमोस्ट टीवी जितनी, तो फिर क्या रिपेयर होगा भाई साहब? इसीलिए रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। शायद अब आने वाले समय में आप चीज़ों पे वो इंडेक्स लिखा हुआ देखेंगे, समझ जाएंगे कि भाई ये चीज़ कितनी रिपेयर हो सकती है, कितनी नहीं, तभी खरीदेंगे जनाब। RI रेटिंग बताएगी रिपेयरिंग की क्षमता। अगर मान लीजिए जैसे अभी आप स्टार रेटिंग देख के खरीदते हैं ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, अगर 5 की स्टार रेटिंग है तो भाई मेरी बिजली बचाएगा, 4 की है तो ठीक है, 3 है तो ठीक है, 2 है तो मैं अवॉइड कर दूंगा यार, ये तो फिर बहुत बिजली लेगा। उसी तरह रिपेयरेबिलिटी की जो रेटिंग होगी, समझ लीजिए इस समय कि स्टार के हिसाब से आ रही 5, आपको लगेगा भाई ये चीज़ सुधर सकती है, खराब होने पर ले लेते हैं। 2 या 1 रिपेयरेबिलिटी रेटिंग हुई तो आप नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। तो सिस्टम आपके काम का होगा। पार्ट्स की उपलब्धता, कीमत की रेटिंग, ये सब वो बताएगी। तो पहल तो बहुत अच्छी लग रही है सुनने समझने में। सॉफ्टवेयर अपडेट, जानकारी की रेटिंग, ये सब तमाम चीज़ें। सॉफ्टवेयर अपडेट आजकल आपको हर दूसरी चीज़ में लगता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए ही है ये भी। आप समझ लीजिए कि आप मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद रहे हैं। बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, आपके घर में आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए ही है, आगे चल के और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगी। ये तो एक हो गया RI क्या चीज़ है और राइट टू रिपेयर में वो कैसे आ रही। नाउ एक बात और, एक सर्वे हम लेकर आए हैं लोकल सर्किल्स का कि आपके अपने घर में, और देखिए कोरिलेट कर पाएंगे आप इस सर्वे से। आप अचानक ये सुनते सुनते खुद महसूस करेंगे कि हाँ मेरे घर में भी तो यही स्थिति है। आपके घर में बहुत सारा सामान होता है, कितनी बार वो खराब होता है, लेकिन आप उसको कितनी बार रिपेयर कराते हैं और कितनी बार उसकी जगह नया ले आते हैं? तो 10 से ज़्यादा बार अगर आपका ऐसा है कि रिपेयर ना कराकर आपने सामान नया ही खरीद लिया, ऐसा 10 से ज़्यादा बार अगर आपके साथ हुआ, 13% लोगों ने इसमें कहा है कि हाँ हमारे साथ हो गया भाई। बहुत 10 से ज़्यादा सामान काफ़ी बड़ी लिस्ट है। 6 से 9, 10% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि रिपेयर ना करा के हमने नया सामान ही खरीद डाला, झंझट में कौन पड़े, बहुत प्रॉब्लम है। 2, 3 से 5 सामानों के लिए 20% लोग हैं। आगे बढ़ते हैं।
जैसे जैसे सामानों की संख्या कम होगी, आपको 1 से 3 के लिए 33, एक भी नहीं, आपने तो कहा कि छोड़ो रिपेयर ही नहीं कराते, हटाओ अलग इसको, 22% कह नहीं सकते, 2%। तो अगर आप वो जोड़ लें 24%, तो 76% लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी रिपेयर ना कराकर कितना नया सामान खरीदते हैं। तो मेजॉरिटी में है कि हाँ भाई आप कोशिश तो करते हैं कि उसको रिपेयर कराएं, उसको थोड़ा सा ठीक कराएं, बिल्कुल ही ना कराएं, 100% रिप्लेस कर दें। ये तो भाई इतना पैसा लगाते हैं किसी चीज़ में, क्यों ऐसा कर देंगे। तो आइए आज इसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि रिपेरेबिलिटी इंडेक्स अब जब आ सकता है तो उसके कितने फ़ायदे मिलेंगे। ये जो हमने सर्वे आपको दिखाया इसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी, ऐसे लोग बढ़ेंगे जो कहेंगे कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं रिपेयर कराते, ऐसी के ऐसी नई चीज़ ले लेते हैं। बहुत सारे लोग शायद वो कैपेबिलिटी रखते हो, लेकिन अमूमन एक मिडिल क्लास आदमी कोशिश करता है कि घर में प्रेस, टीवी, गीजर कुछ भी बिगड़ जाए, माइक्रोवेव, फ्रिज, तो एक बार तो पूछे, रिपेयर तो हो, लेकिन मुश्किलात बहुत आते हैं। चलिए, काफ़ी सारी बात हो गई इसके ऊपर, अब जरा डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है लोकल सर्कल्स के फाउंडर सचिन तपाड़िया साहब, जिनका अभी आपने ये सर्वे देखा, और साथ में कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा साहब, जो कि हर चीज़ पर जो कि कंज्यूमर से जुड़ी है अपनी एक मुखर राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बिजॉन साहब, आपसे ही शुरुआत करता हूं। तो ये जो राइट टू रिपेयर है, पहले तो मुझे ये समझना है कि ये अभी कितना एक्टिव है, कितना राइट है मेरे पास, या ये सिर्फ एक पोर्टल है, कहने की बात ज्यादा है, कंपनियां वगैरह इसे मानती नहीं है। विपिन भाई, हम लोग को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। हमको तो लगता है कि सरकार कोशिश कर रहा है कि उपभोक्ताओं का जो शिकायतें हैं उसका समाधान निकालने का कोशिश कर रहा है, पॉलिसी ला रहे हैं, प्रक्रिया ला रहे हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स अडॉप्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी ला रहे हैं, नोटिसेस भेज रहे हैं, कई वो लोग इंटरवेंशंस कर रहे हैं। लेकिन ये अनफ है कि नहीं? देखिए, कानूनी रूप से जब कानून बना 1986 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जब 6 राइट्स लीगली एस्टैब्लिश्ड हुआ, उसके माध्यम से ये जरूर है कि कोई भी सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट बिक नहीं सकता है। अब सबस्टैंडर्ड का परिभाषा क्या होगा? अब हम लोगों को समझना होगा कि हर प्रोडक्ट का एक लाइफ होता है, उसका यूसेज होता है, उसका किस ढंग से सही ढंग से यूसेज करना चाहिए। तो ये सारे एजुकेटिव पार्ट लोगों को किस ढंग से अवगत कराएंगे, अवेयर कराएंगे। जब नया प्रोडक्ट्स आते हैं उसका यूज कैसे हो, उसको किस ढंग से यूज करना चाहिए, कैसे सफाई करके रखना चाहिए, कैसे उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। तो कई कंपनीज जब सामान बेचते हैं उसी के साथ वो लोग एक गारंटी वारंटी भी देते हैं, और कभी कभी पेड वारंटी होते हैं, कभी कभी फ्री वारंटीज भी दिया जाता है। फ्री तो कभी खैर कभी नहीं कुछ मिलता है, लेकिन वो प्राइस में इंक्लूड हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो अभी नया जो एक इनिशिएटिव ला रहे हैं इन टर्म्स ऑफ RI, ना क्या बोले आप उसको, रिपेरेबिलिटी इंडेक्स सर। यस, रिपेरेबिलिटी इंडेक्स। अब ये एक कॉमन आदमियों का जो नेचर है उसको लेकर हमारे जो पैनल मेंबर है, व्हाट इज दैट नेम ऑफ द, सचिन भाई, सचिन जी, लोकल सर्कल्स के सचिन तपाड़िया साहब, सचिन कपाड़े जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो एक यूनिवर्स क्रिएट करके वो अपने जो लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनसे सर्वे करके कुछ ना कुछ एक आंकड़ा निकाल के लाते हैं, जिससे एक पॉलिसी डिस्कशन हो पाता है, और हम लोगों को एक मिलने का भी मौका मिल जाता है चर्चा करने का। तो हम ऑलवेज ये बिलीव करते हैं कि कोई भी कानून या कोई भी रेगुलेशन यदि बनता है तो एक रोबस्ट स्टडी के बाद बननी चाहिए, ताकि वो एक ऐसा एविडेंस बेस्ड हो कि वो मतलब लॉन्ग टर्म हो, वो स्टेबल हो। और ऑलवेज ये कोशिश करते हैं कि कैसे तंत्र को हम लोग सरल करें। राइट, हम पूरा पैसा देते हैं, जो भी MRP लिखा रहता है हम उसको हम भुगतान करते हैं, और जो भी हमको प्रॉमिस किया जाता है हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और हमारा डिसीजन लेते हैं एज एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। लेकिन खरीदने के बाद यदि कोई भी शिकायत हो और उसका सुनवाई ना हो, और हमको एक जुडिशियल सिस्टम में पुश कर दिया जाए कि आप कोर्ट चले जाइए, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाइए, आप स्टेट कमीशन चले जाइए, तो ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
और उसी को रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स एक का पैमाना बनाने जा रहा है, जहां पर आपको खरीदने से पहले वो बात पता होगी कि भाई जो चीज आप खरीद रहे हैं उसकी वापस से सुधरने के मौके कितने हैं। कई बार तो चीजें अंदर से ऐसी रहती हैं कि जिनमें रिपेयरेबिलिटी के चांस नहीं होते, रिप्लेसमेंट ही हो सकता है, तो वो आपको पहले से पता होगा। नाउ सचिन जी, अब ये थोड़ा सा मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जैसे जैसे नई चीज़ें आ रही हैं और मार्केट में इतनी सारी चीज़ें भरी हैं, अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर आइटम्स की बात कर लूँ, वाइट गुड्स की कर लूँ, अभी आगे ना भी बढ़ूँ, तो आप मतलब कोई एक आम कंज्यूमर को उन सब का ट्रैक रखना, कंपनियां सभी अच्छी है, मैं मानता हूं कि जो फर्स्ट लाइन कंपनीज हैं उनमें से कोई ख़राब नहीं है, लेकिन स्टिल एक बार सामान खरीद लिया खून के आंसू निकल जाते हैं सर। कई बार ये सबका अनुभव होगा कि अगर कोई चीज़ सुधरवानी पड़ गई तो मैनी टाइम्स उसके पार्ट की अवेलेबिलिटी, उसका सर्विस सेंटर, उसका रिप्लेसमेंट, फिर उसकी कॉस्टिंग, आपको लगता है मैंने खरीदा ही क्यों, ये और ये हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विपिन आपने। बहुत तकलीफ होती है एक आम उपभोक्ता को सर्विस अवेल करने में। और जो ये राइट टू रिपेयर इनिशिएटिव है, ये पेपर पर तो एकदम अच्छा साउंड करता है, पर ये 3 साल हो चुके हैं इस इनिशिएटिव को अनाउंस किए हुए, और अभी तक एक वेबसाइट जिसमें कि कौन कौन कंपनीज ने वॉलंटरली इसके लिए साइन अप किया है, उनके लोगोस के अलावा और कुछ भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और इसमें जो है ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें इसमें अगर सरकार थोड़ा सा नियम बनाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में रूल्स बनाए राइट टू रिपेयर को लेकर के, उसमें 3 बातों को अगर ध्यान में रखा जाए विपिन, तो आई थिंक काफी समस्या हल करी जा सकती है। वो 3 बातें जो हैं वो ये है कि भाई, पहला तो अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेंट करता है तो आप उसकी कंप्लेंट एक सेट नंबर ऑफ आवर्स में रजिस्टर करिए। दूसरा, आप उसको फर्स्ट रेजोल्यूशन जो है एक सेट नंबर ऑफ आवर्स में प्रोवाइड करिए। तो ये हो गया रेजोल्यूशन टाइम पे एक पैरामीटर जिसको कि बनाना जरूरी है। दूसरा जो एक इशू है जो कि बड़ा आसान है इंप्लीमेंट करने में बट कभी करा नहीं गया है, इज जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, गैजेट्स ले लीजिए, वाइट गुड्स ले लीजिए, अप्लायंसेस, इन सब में एक एंड ऑफ लाइफ सर्विस डेट होने की जरूरत है। ताकि अगर मैं एक उपभोक्ता हूं और मैंने एक फ्रिज खरीदा और उस फ्रिज पे लिखा है कि एंड ऑफ लाइफ सर्विस डेट जो है इसकी, ये 10 साल है बेसिकली, तो 10 साल तक अगर मेरे को अपनी वेजिटेबल ट्रे रिप्लेस करना है या कुछ और रिप्लेस करना है तो मुझे कंपनी इसका सपोर्ट देगी। तो हर प्रोडक्ट के ऊपर में ये एक एंड ऑफ लाइफ सर्विस डेट होने की जरूरत है। और तीसरा जो है, तो पहला हो गया आपका रेजोल्यूशन टाइम, दूसरा गिविंग ट्रांसपेरेंटली विजिबिलिटी टू द कंज्यूमर कि ये कब तक इस पे आपको सपोर्ट मिलेगा, और तीसरा अफोर्डेबल सर्विस। सबसे बड़ा इशू जो है आज की तारीख में वो है अफोर्डेबल सर्विस ब्रांड्स के साथ में। तो अगर आपने मानिए एक एक आईफोन खरीदा आपने, या आपने सैमसंग का फोन खरीदा, अगर आपका स्क्रीन मानिए टूट जाता है तो उसको डायग्नोज करने के लिए कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, कि स्क्रीन डार्क क्यों है, उसके लिए आपको 2,000 रुपये देने पड़ते हैं। उसके बाद उस स्क्रीन को रिपेयर करने के लिए आपको, या रिप्लेस करने के लिए 10 से 12 हजार रुपये देने पड़ते हैं। सेम चीज अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो वो काम आपका 3 से 4 हजार रुपये में हो जाएगा, पर आपको वो गारंटी, वो अश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो इसका जो सोल्यूशन है ये कहीं बीच में है कि सर्विस को अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए एक आम उपभोक्ता के लिए। तो अगर सरकार ये 3 पैरामीटर्स पे काम करे, मेरे हिसाब से वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव और कंज्यूमर सेंट्रिक साबित होगा, एज कंपेयर टू कि भाई एक रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है या एक राइट टू रिपेयर का पोर्टल बना हुआ है। आज की तारीख में किसी के पास समय नहीं है पोर्टल में जाके 15 मिनट आधा घंटा स्पेंड करने का और ढूंढने का कि कौन से नंबर पे फोन करूं। और चांसेस ये हैं कि अगर एक गवर्नमेंट पोर्टल है और ये प्राइवेट नंबर्स हैं जो कि अपडेट हुए हैं आज, हो सकता है वो 6 महीने बाद वापस अपडेट करना पड़े। तो ये पॉसिबल नहीं है इसको एक राइट टू रिपेयर पोर्टल बना के। आई थिंक इसमें पैरामीटर्स और स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, सर्विस को लेके, रेजोल्यूशन टाइम को लेके, एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर को लेके। और अगर इस पे सरकार काम करे तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वो गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। तो राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिजॉन साहब। मतलब इसमें देखिए, मुझे लगता है कि ये कंज्यूमर रिलेटेड जो भी मामले हैं, इसमें आपने एक पोर्टल बनाया, आपने उसमें कुछ गाइडलाइंस डाल दी, लेकिन
आपको सख्ती के साथ वो रूल्स बनाने पड़ेंगे कि भाई एक कंपनी के वो ये नॉर्म्स तो फॉलो करने ही है अगर उनको अपने प्रोडक्ट बाजार में उतारने। और जैसे सचिन जी ने 3 स्टेप में बताया कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ फंस जाता है कंज्यूमर, तो उन 2-3 चीज़ों से उसमें और 4 चीज़ें जोड़ दीजिए, इंडेक्स आ जाएगा। नो डाउट आपको एक आइडिया मिलेगा। अगर आपको दिख रहा है रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है वो किस स्टैंडर्ड से बनाया जाएगा, कितनी ट्रांसपेरेंसी, वो आगे की बातें हैं, लेकिन एक आइडिया लगेगा कंज्यूमर को। लेकिन बात यह है कि मैंने खरीद भी लिया, दिक्कत तो बाद में ही आती है, खरीदने के बाद जो ही होता है। तो वहां पर अगर मैं सशक्त नहीं हूं, वहां पर मेरे पास पावर नहीं है, तो फिर सबको बहुत मुश्किल जाती है सर। नो विपिन भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो बिक रहा है पहले तो हमको उसी में स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यू सी आज हमारे देश में हमको पता नहीं लगता है एज उपभोक्ता कि हम जेन्युइन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कि काउंटरफिट प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी इंपोर्टर यदि कोई भी प्रोडक्ट्स ला रहा है हमारे देश में, वो कानूनी रूप से होनी चाहिए, रजिस्ट्री मेंटेन होनी चाहिए, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आनी चाहिए कि वो कहां से आ रहा है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, उसका कब इंपोर्ट हुआ, किस तारीख को हुआ, क्या स्टैंडर्ड के अनुमान हुआ, ये सारे चीज, ताकि हम एज अ कंज्यूमर व्हेन आई गो टू बाय दैट प्रोडक्ट, यू फॉरगेट अबाउट कट एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट करना जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है, हमारे कंट्रीज में आप ले आ रहे हो। अरे हम लोग बहुत पीछे हैं, अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे देश में अभी तक एक कंज्यूमर को पता नहीं लगता है कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट खरीद रहा है या काउंटरफिट प्रोडक्ट खरीद रहा है। और जब हम रिटेलर के पास जाते हैं, वो रिटेलर एक्चुअली ऑथराइज्ड रिटेलर है कि नहीं ये भी पता नहीं लगता है, पूरा काउंटरफिट प्रोडक्ट्स बेच रहा है। और एक आम उपभोक्ता को ये मालूम नहीं, क्योंकि वो किसी कंपनी का भी लोगो लगा देते हैं, वो कोई भी लिख देते हैं कि हम ऑथराइज्ड हैं, फलाना है, ठिकाना है। लेकिन आज हमारे देश में जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी बना, अब डीपीआईआईटी क्या कर रहे हैं वो कंज्यूमर डिपार्टमेंट को नहीं मालूम, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्या कर रहे हैं वो डीपीआईआईटी को नहीं मालूम। तो हम लोग को एक मिलकर एक ऐसा एक माहौल बनाना चाहिए जहां पर हर एक प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा है वो एक गारंटी, एक क्वालिटी एश्योरेंस का अनुमान बने और बिके और इंपोर्ट हो, जो नहीं हो रहा है। हमारे पास आज रजिस्ट्री नहीं है कि कौन सा ब्रांड का कितने प्रोडक्ट्स हमारे देश में बिक रहा है, कितना बिक रहा है, कहां पर बिक रहा है, किस जगह पे बिक रहे हैं, कौन सिटी में बिक रहे हैं, हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। और आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे, आपको सारे डेटा ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन मिल जाएगा। आप तुरंत ट्रैक कर सकेंगे कौन सा स्मगल्ड गुड्स है, कौन सा स्मगल्ड गुड्स नहीं है, कैसे वो लोग पकड़ते हैं, हाउ देयर इंटरनल रेगुलेटरी बॉडी वर्क्स इज अमेजिंग। हमारे देश में मोदी जी ने कानून को बदल करके 2019 में एक रेगुलेटर लाए, सीसीपीए। अभी तक वो रेगुलेटर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो खाली नोटिस निकालते हैं। अभी तक एज एन आम उपभोक्ता हमको नहीं मालूम होता है कि इसका क्या परिणाम हुआ, उस नोटिस से क्या हुआ, उसका क्या एंड रिजल्ट निकला, सरकार ने कितने लोगों को कोर्ट कटघरे में खड़े किए, कितने उनसे कॉम्पनसेशन लिए, उस पैसे को मिला कि नहीं मिला, वो हम लोगों को कोई आंकड़ा नहीं है, कुछ पता भी नहीं लगता है। अब आप हर चीज के लिए आप आरटीआई नहीं डाल सकते हो। नो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिजॉन साहब कि ये जो पूरा मतलब मैं कहूँगा कि कंज्यूमर इकोसिस्टम है, इसकी हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसको पूरा कोई एक हिस्सा या एक स्क्रू टाइट करने से बात बनेगी नहीं, दूसरी जगह से लीकेज आ जाएगी। आपको पूरा का पूरा ठीक करना पड़ेगा। लेकिन उस बीच राइट टू रिपेयर, जो कि वाकई में बहुत दुखती रग है कंज्यूमर की, खरीद लेना और उसके बाद उसके रिपेयर एनी काइंड ऑफ सर्विस के लिए परेशान होना, पार्ट्स के लिए भटकना, अब बहुत महंगा रिपेयरिंग के लिए पैसा देना और सर्टेन टाइम तो आपको मिलता भी नहीं है। आपको इधर जैसे सर्वे बता रहा था लोकल सर्किल्स का कि फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर आप क्या काम करते हो, उस चीज़ को जैसे तैसे निकालते हो, नई चीज़ लेके आते हो, जो कि शायद आपका लॉस है सीधा। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद ये राइट टू रिपेयर में और क्या आपके लिए आज की तारीख में हक है, क्योंकि देखिए एक तो आपका राइट और दूसरी आपकी अवेयरनेस है। आप एज अ कंज्यूमर क्या कर सकते हो, आप जितने आपके लिए नियम कानून मौजूद है उस पर भी क्या आप कभी काम करते हैं या उस पर भी रिएक्ट करते हैं, जरूर जानिए अपने बारे में, क्योंकि जागो ग्राहक जागो वाली बात है। छोटा ब्रेक के बाद कुछ राइट टू रिपेयर और आरआई पे थोड़ी और स्पष्टता।
वेलकम बैक। कस्टमर केयर नाकाफी क्योंकि राइट टू रिपेयर है बाकी, और हम बात कर रहे हैं कि राइट टू रिपेयर के अंतर्गत अब रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स की बात चली है, यानी कि ऐसी चीज़ जो शायद हो सकता है कि एक स्टिकर के तौर पे आपको सामान के ऊपर लगी हुई मिले। जैसे अभी आपको उसकी पावर रेटिंग मिलती है 1 स्टार 2 स्टार से लेकर 5 स्टार तक, तो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स में भी शायद इसी तरह की कोई चीज़ हो जिससे आपको ये पता चले कि जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं वो कितनी रिपेयरेबल है। क्योंकि आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और तमाम चीज़ें ऐसी आती हैं जिनमें रिपेयरेबिलिटी की गुंजाइश कम होती है। उनकी इंजीनियरिंग या उनका मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसा होता है कि आप उसको खोल के रिपेयर नहीं करवाएं, फिर वो रिप्लेसमेंट होता है जिसकी कॉस्ट एज गुड एज न्यू आर्टिकल होती है। तो अब ये चीज़ आ रही है। लेकिन इस बीच बड़ी बातचीत की हमने सचिन जी से और बिजॉन जी से कि जो पूरा अभी हमारा एक कंज्यूमर वाला जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें वो चीज़ें खरीदता है, फिर उनको कभी रिपेयर कराने या सर्विस कराने की नौबत आती तो कहाँ कहाँ फंसता है। सचिन, तो अब भी देखिए राइट टू रिपेयर एंड रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स तो एक चीज़ है, आपने जैसे कहा कि अभी वो सिर्फ ऑन पेपर है, थोड़ा कागजी शेर जैसा ज़्यादा है, लेकिन आज की तारीख में मैं एज ए कंज्यूमर क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे कहीं तकलीफ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही, तो मैं कहाँ खटखटाऊँ जाके? तो विपिन, कंज्यूमर के पास में ऑप्शंस काफी कम हैं एक्चुअली आज की तारीख में। कि अगर कोई प्रोडक्ट है आपके पास में जिसमें आपको जो ब्रांड है उससे अगर सर्विस नहीं मिल रही है, तो जनरली जो हमने इस पे भी सर्वे किया हुआ है, इसमें जनरली यही होता है कि लोग सबसे पहले वो ब्रांड की हेल्पलाइन को फोन करते हैं, और जब वहां से रिस्पांस नहीं मिलता, या मानिए आपका घर का एसी डाउन है और गर्मी का समय है, और अब ब्रांड वाले बोलते हैं कि हमको 3 से 4 दिन लगेंगे टेक्नीशियन को भेजने के लिए, तो मोस्ट लोग इस केस में क्या करते हैं कि वो जो लोकल वेंडर है आपके लोकल मार्केट में, लोकल एरिया में, उसको यूज करके वो उस सामान को रिपेयर कराते हैं। तो पहला जो अप्रोच पॉइंट है वो कंपनी का ये हेल्पलाइन होती है, जहां पे अभी कोई नियम नहीं है और इसकी वजह से कंज्यूमर को काफी तकलीफ होती है, काफी डिले भी होता है कोई भी इशू को फिक्स करने में। दूसरा जो है, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है तो लोग जो हैं वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट करते हैं। वहाँ का भी अपना समय है, वो एक गवर्नमेंट प्रोसेस है, उसका रेजोल्यूशन अगेन टाइम लगता है उसमें। और सर्विस का मुद्दा ऐसा है कि लोगों को सर्विस, बहुत सारी चीजें, अब आपके घर का गीजर डाउन है, फ्रिज डाउन है, एसी डाउन है, तो आप हेल्पलाइन को कंप्लेंट करके 15 दिन लगा के या 1 महीने में रिस्पॉन्स लाके मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा। तो अगर आपका मानिए कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकला तो फिर भी चलिए, आपको उसका कुछ रिफंड मिल जाएगा, भले ही 2 महीने लगे 3 महीने लगे हैं, तो उसकी हेल्पलाइन की अपनी यूजफुलनेस है। पर सर्विस के केस में जो है, राइट टू रिपेयर के केस में, वो थोड़ा सा उसका यूसेज और वैल्यू प्रोपोजिशन लिमिटेड है। और तीसरा जो हम देखते हैं जनरली जो लोग करते हैं वो, कि जब यहाँ पे उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो वो सोशल मीडिया पे जाते हैं। आप एक्स या ट्विटर पे चले जाइए या लोकल सर्कल्स पे चले जाइए, और वहां पर जाके आप अपनी कंप्लेंट को लिखिए, जिसपे अगर आपकी पोस्ट जो है वो ट्रेंड करने लगी और लोगों ने उससे आइडेंटिफाई किया, तो थोड़ा सा एक तरीके से जिसको बोलना चाहिए कि एक पब्लिक शेमिंग एंड पब्लिक रेपुटेशन जो है वो इम्पैक्ट होती है। तो कई बार देखा गया है कि ब्रांड उन केसेस में रिस्पॉन्ड करते हैं जी, बाय एंड लार्ज। 80 से 90% ब्रांड नहीं करते हैं रिस्पॉन्ड। हाँ नहीं करते सर। वो भी अब ऐसा हो गया है कि शायद उनके लिए भी एक आदत जैसी बन गई कि हाँ अगर कुछ हुआ तो एक्स पर लोग लिखने लग जाएंगे, थोड़ी देर लिखेंगे, एक स्टैंडर्ड टाइप का जवाब आ जाता है, प्लीज कॉन्टेक्ट अस, लेकिन होता जाता कुछ खास है नहीं वहां पे भी। बिल्कुल बिल्कुल राइट यही जी। अब उसमें क्या होता है कि आप अगर किसी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग है, कोई सेलिब्रिटी है, तो हाँ वहां हो जाएगा, वहां हो जाएगा। आम और आदमी जिसका ट्वीट पे मानिए 20-25 व्यूज आए हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वो राइट होता नहीं, वो है, वो कोई खास बढ़िया टूल नहीं है। एक समय शुरुआत में शायद कंपनियों को लगा होगा, लेकिन आज की तारीख में बहुत इफेक्टिव रह नहीं गया। एट लास्ट 2 मिनट है मेरे पास। बिजॉन साहब, आपकी क्या राय होगी? देखिए कंज्यूमर की बात हम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन इतना एडवांस मार्केट होने के बावजूद भी, जब तो अब तो ऑनलाइन कितना हो गया आप सोचिए। पहले तो हम सिर्फ जब आपसे बातचीत करना शुरू किए थे तो मॉल्स और यही सब जगह थी, अभी तो लगभग ऑनलाइन मार्केट उस पैरेलल आके खड़ा हो गया जहां शिकायतों का अंबार और ज्यादा है, लेकिन कंज्यूमर्स की दिक्कतें जस की तसी है। विपिन भाई, फॉर मी कंज्यूमर अड्डा इज द बेस्ट टूल टुडे अवेलेबल, लेट मी टेल यू। आप तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोफेशनली मैनेज हो रही है। इस पे बहुत ब्यूटीफुली डिस्कशंस होता है 360 डिग्रीज। हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे
हम 4 डिफेमेशन सूट झेल रहे हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया में सपोर्ट किए हैं कंज्यूमर्स को, तो ब्रांड ने हमको खींच दिया है इन टर्म्स ऑफ instituting defamation case against me. So one has to be very careful. You see, these big brands can take you to any level. तो हमारा केवल कहना इतना है, हम एक रेगुलेटर बनाया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसको एक सक्रिय रूप देना अनिवार्य है। हम जैसे आपको कहे ओपनिंग रिमार्क में, हमको पता लगना चाहिए कि हम एक ऑथराइज्ड डीलर से डील कर रहे हैं कि नहीं, और यदि डीलर हमको 5 मिनट 10 मिनट के अंदर रेस्पॉन्ड नहीं करता है, उसका हेल्पलाइन से हमको मैकेनिक नहीं भेज रहे हैं, तो हु आर द ऑथराइज्ड मैकेनिक्स टू whom I can approach? And they cannot get away saying आप अनऑथराइज्ड मैकेनिक से काम करवाए हैं इसलिए हम आपका वारंटी डिक्लाइन कर रहे हैं या गारंटी डिक्लाइन कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये केवल द रेगुलेटर कैन ब्रिंग इन दीज प्रैक्टिसेस, द गुड प्रैक्टिसेस, और हम इस पे पा रहे हैं कि रेगुलेटर केवल शो कॉज नोटिस देकर चुपचाप हो जा रहे हैं, लोगों तक ये बता नहीं रहे हैं कि वो शो कॉज नोटिस का क्या प्रक्रिया हुआ, क्या आउटकम हुआ, उससे किस ढंग से लोग डर रहे हैं और उस पे कोई पालन कर रहे हैं कि नहीं। अभी तक एक भी केस सरकार ने कंज्यूमर के बिहाफ में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में नहीं गए हैं, जबकि हम लोग और विद आवर ओन मनी, विद आवर ओन रिसोर्सेज हम लोग जा रहे हैं, to get orders from the court, to direct the brands, to direct the companies to behave, based on whatever data we can get in public domain. इनके पास तो डेली डेटा चर्न हो रहा है, 1915 में उनको हजारों कॉल मिल रहा है डेली, हजारों कॉल, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं लग पा रहा है उन कॉल का निष्कासन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, सही बात कह रहे हैं आप सर, क्योंकि मेरा टाइम खत्म होने आया और आप भी बहुत लोहा लेते रहे हैं, लंबे समय से आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप कंज्यूमर की आवाज़ बन के उठे हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको भी साधुवाद है। लेकिन ये आपने एक बहुत सही पॉइंट उठाया कि शो कॉज नोटिस चला गया, लेकिन उसका आउटकम क्या निकला, क्या कंपनी ने किया, क्या हुआ, क्या चीज़ें बदली, ये भी तो पता चले जनाब। वो कंज्यूमर हेल्पलाइन और पोर्टल पे शिकायतें बहुत इकट्ठी हो रही है, इसलिए समय समय पे हमें खबरें आती हैं कि फला कंपनी को ये नोटिस, फला को वो नोटिस, लेकिन आउटकम क्या, मेरे हाथ में क्या आया, एज ए कंज्यूमर मैं कितना एम्पावर हुआ, अगली बार कितना कंपनी मेरे बारे में सोचेगी जब मेरी घंटी उस तरफ बजेगी कि भाई मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है और आपका प्रोडक्ट के साथ ये इशू हो रहा है, तभी हम मानेंगे कि भाई सच में वो चीज़ें एक्टिवली। लेकिन फिलहाल RI इंडेक्स आ रहा है, चलिए खुशी की बात है, राइट टू रिपेयर और एम्पावर हो रहा है, खुशी की बात है। लेकिन जैसा सचिन ने शुरू में कहा कि वो कागज जो पोर्टल बन के ना रह जाए, सच में आपके और मेरे रियल लाइफ में काम आए, नहीं तो सचिन का जो स्तर है वो एज इट इज़ दिखेगा, जहां लोग चीज़ें खरीद रहे हैं और परेशान होके अगर रिपेयर नहीं हो रही तो फिर रिप्लेस करके नई चीज़ें ले आ रहे हैं। ये आपका, हमारा और इकोनॉमी सबका बहुत बड़ा नुकसान है। सोचिएगा इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे ग्राहकों को एम्पावर करने के लिए। नमस्ते।